मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हें एक ऐसी रोबोट मिलती है जो बिल्कुल असली लगती है और वो सब कुछ करती है जो तुम उससे करवाना चाहते हो। ये कहानी एक सिंगल लड़के की जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो वो एक फीमेल रोबोट खरीद लेता है। ये दिखने में इतनी सुंदर होती है कि कोई भी स्मार्ट लड़का तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाता है तो ये उसको भी अपने साथ ले जाता है। अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनकी आपस में लड़ाई होती है और ये रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कहानी की शुरुआत सुपरमार्केट में आयरिस और जोश की पहली मुलाकात होती है और देख के ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। बस नजरें मिलती हैं और जोश इतना घबरा जाता है कि पूरे संतरे नीचे गिरा देता है। दोनों हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है और वहीं से उनकी बातचीत शुरू होती है। अब यहाँ सीन कट हो जाती है। अब कुछ महीने बाद दोनों एक साथ ट्रिप पर निकलते हैं। सड़क जीपीएस पर नहीं दिख रही होती, लेकिन जोश मान लेता है कि यह किसी घर का ड्राइववे होगा। वे एक झील किनारे बने बड़े घर पर पहुंचते हैं। आयरिस और जॉश अपने दोस्त कैट की केबिन में आते हैं जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। आयरिस अंदर ही अंदर टेंशन में है। उसे डर है कि जोश के दोस्त उसे पसंद नहीं करेंगे और कैट तो बिल्कुल भी नहीं। जोश कहता है कि वह बेकार घबरा रही है, लेकिन कैट दरवाजा खोलते ही उसका रिएक्शन यह साफ दिखा देता है कि आयरिस के लिए उसमें कोई गर्मजोशी नहीं है। अंदर पहुंचते ही केबिन में कैट, उसके बॉयफ्रेंड सरगर और एक कप लिलाई और पैट्रिक बैठे दिखते हैं। बाकी ग्रुप से मिलने के बाद आयरिस अपना सामान खोलती है और उसे यह तक पता नहीं चलता कि उसके सूटकेस में एक अजीब सी छोटी चीज छिपी पड़ी है। अब रात लंच के टाइम सारे दोस्त मिलके बातें करते हैं, जहाँ पर पैट्रिक बताता है कि वह अपने गर्लफ्रेंड एली से कैसे मिला। बात सुनकर आयरिस समझती है कि वह शायद जोश के बारे में बहुत जल्दी उम्मीदें लगा रही है, लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं पाती। कैट का बॉयफ्रेंड सरगेई अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता, बस इतना कह देता है कि वो गंदा काम है। फिर भी साफ दिख रहा होता है कि आदमी अमीर है क्योंकि पूरा घर उसी का है। लंच के बाद कैट अचानक आयरिस को बताती है कि सरगेई पहले से शादीशुदा है और कैट को बस एक टाइम पास की तरह इस्तेमाल करता है। आयरिस यह सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि वह ऐसी ठंडी बिना प्यार वाली रिलेशनशिप की कल्पना भी नहीं कर सकती। कैट भी खुलकर कहती है कि उसे आयरिस इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि आयरिस उसे खुद पर शक करवाती है जैसे उसे बदलना चाहिए। लेकिन आयरिस को लगता है कि कैट की अपनी एक ताकत है, एक डर रहित एटीट्यूड जो उसके पास नहीं है। उसके बाद सब लोग नाचने लगते हैं और उसी दौरान आयरिस देखती है कि कैट जोश के कान में कुछ कह रही है। यह देखकर आयरिस को जलन होती है और जोश को वहां से खींच लेती है। थोड़ी देर बाद जोश वापस जाकर कैट को नाचने के लिए बुला लेता है। यह देखकर आयरिस के अंदर की जलन और बढ़ जाती है। रात लड़ाइयों और अधूरी बातचीत में बर्बाद हो जाती है। उसी रात आयरिस और जॉस इंटीमेट भी होते हैं और जॉस का एटीट्यूड ऐसा था कि वो तो उसे टालकर सो जाता है। अगली सुबह आयरिस झील पर जाना चाहती है, लेकिन जोश हैंगओवर में पड़ा रहता है और उठने से मना कर देता है। आयरिस अकेले निकल जाती है। उसके निकलते ही जॉश अपने फोन में वही पेन ड्राइव जोड़कर कुछ करने लगता है। झील के पास आयरिस अपनी जेब से एक चाकू निकालती है और उसे खुद समझ नहीं आता कि ये वहाँ कैसे आया। इसी बीच सरगेई वहाँ आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस को उसकी मौजूदगी से ही अजीब लगता है। वह वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन सरगेई बार बार रुकने की जिद करता है। आयरिस माहौल खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके पास बैठ जाती है। सरगेई उसे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहता है। आयरिस जैसे ही ऐसा करती है, वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कैट ने ही उसे बताया था कि आयरिस यहाँ मिलेगी। फिर वह जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है, जबकि आयरिस बार बार मना करती है। कुछ देर बाद आयरिस घर पहुंचती है, हाथ में चाकू, कपड़े खून से भरे हुए। वह बताती है कि सरगेई उसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। आयरिस डर जाती है और पास पड़ी कांच की बोतल से उसके सिर पर जोर से मारती है। बोतल का वार लगते ही सरगेई बेकाबू होकर और गुस्सा हो जाता है। वह आयरिस पर हमला करते हुए चिल्लाता है कि अब वह कभी जोश से नहीं मिल पाएगी। अपने बचाव के लिए आयरिस आखिरकार अपनी जेब से वही चाकू निकालती है जो उसे पहले मिला था। वह पूरी ताकत से सरगेई पर वार करती है। इस वार से सरगेई गिर पड़ता है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जोश उसे सोने के लिए कहता है और तभी अचानक उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट आता है और सच्चाई सामने आती है। आयरिस कोई इंसान नहीं, बल्कि वह एक रोबोट है। आयरिस एक बहुत ही एडवांस रोबोट था। इसे खास तौर पर लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया था। आयरिस में कई फंक्शन थे जो इसे बहुत स्मार्ट और समझदार बनाते थे। आयरिस हमेशा अपने यूजर की सुनती थी और वही करती थी जो यूजर चाहता। आइस के साथ झूठ बोलना नामुमकिन था। यह हमेशा अपने यूजर के अपने दिल से महसूस करती थी। इसके पीछे मास्टरमाइंड जॉश है और जॉश के लिए आइस सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक साथी बन गई थी। इसके बाद पैट्रिक उसे कुर्सी पर
बांध देता है और एली कैट को बेहोश करने की दवा दे देती है। सबको झटका लगता है क्योंकि उन्हें लगा था कि रोबोट्स में ऐसे हादसे रोकने वाले सिस्टम लगे होते हैं। वे तय करते हैं कि पुलिस को बुलाएंगे। जोश बाकी सबको बाहर इंतजार करने को कहता है। फिर वह आयरिस को जगाता है। आयरिस बंधी हुई देखकर डर जाती है और बार बार कहती है कि उसने सिर्फ अपनी रक्षा की। जोश उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उसे झूठ बोलने ही नहीं देती। जोश सच बताता है, वह एक साथी रोबोट है। वह अपना फोन निकालकर उसे अलग अलग भाषाएं बोलने का आदेश देता है, जिससे साबित होता है कि वह रोबोट है। आयरिस हैरान है क्योंकि उसे अपनी पूरी जिंदगी की बातें याद थीं, लेकिन जोश बताता है कि वो सारी यादें नकली हैं। प्रोग्रामरों ने उसके दिमाग में एक बनाई हुई कहानी, इमोशंस और जाली यादें डाल दी थीं। यहाँ तक कि सुपरमार्केट में उनकी पहली मुलाकात भी असली नहीं थी, वह भी प्रोग्राम की हुई थी। अब यहाँ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डिलीवरी करने वाले कुछ लोग जोश के अपार्टमेंट में आयरिस को एक डिब्बे में छोड़ते हैं। उसके साथ कुछ कपड़े भी होते हैं। जोश आयरिस का यूजर एग्रीमेंट साइन करता है। इसके बाद उसे बताया जाता है कि उसे आयरिस को अपने फोन के साथ सिंक करना होगा ताकि वह लव लिंक बना सके। यह लिंक उनके बीच भावनाओं से जोड़ता है। आयरिस जब जोश के फोन के साथ सिंक कर लेती है तो वह सामने आती है और अपना नाम बताती है। आयरिस उसके बारे में प्यारी सी कल्पनाएं सोचती है और धीरे धीरे प्रेम संबंध बन जाता है। उसके बाद कैट कमरे में आती है और जोश से कहती है कि आयरिस को चुप कर दे। इसी बीच आयरिस जमीन पर पड़ा चाकू देखती है और उसे लेने के लिए कुर्सी खींचती है। वह गिरती है लेकिन चाकू पास में होता है। इसी तरह आयरिस खुद को आजाद कर लेती है। दूसरे कमरे में जोश और कैट अपनी योजना के बारे में बात करते हैं। वे आयरिस का इस्तेमाल सरगेई को मारने और उसके पैसे लेने के लिए करना चाहते हैं। जब जोश आयरिस के पास लौटता है, वह उसके गले पर मुक्का मारती है और फोन छीन लेती है। फिर वह कैट से कहती है कि जोश एली को बताता है कि उसके यूएसबी स्टिक में एक प्रोग्राम है जो आयरिस को जेल ब्रेक कर सकता है। इससे आयरिस को आमतौर पर बंद कोर्ट तक पहुंच मिलती है और वह ज्यादा सुरक्षात्मक और आक्रामक हो जाती है। जोश ने उसे रीसेट करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अब भाग चुकी है। एली जानकर घबरा जाता है कि जोश ने आयरिस का इस्तेमाल सरगेई को मारने के लिए किया था। जोश कहता है कि सरगेई बंदूकों, ड्रग्स और इंसानों की तस्करी में शामिल था। कैट सरगेई की तिजोरी खोलती है जिसमें पैसों का ढेर और एक बंदूक होती है। एली पैसों को देखकर खुश होता है, लेकिन सोचता है कि अगर यह सब केवल सरगेई को मारने का बहाना था तो जोश और कैट ने उसे क्यों बुलाया। जोश बताता है कि उन्हें अतिरिक्त गवाहों की जरूरत थी। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जिस आदमी ने अपने केबिन में ढेर सारे पैसे छिपाए थे, असल में वही पैसा लूटने के लिए जोश और कैट ने पूरा गेम प्लान किया था। इलाई कहता है कि पैसे 4 हिस्सों में बटेंगे क्योंकि पैट्रिक भी उनके साथ था, लेकिन जोश तुरंत मना कर देता है और ठंडे तरीके से कहता है उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अचानक इलाई पैट्रिक की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में बोलता है, गो टू स्लीप, और अगले ही सेकंड पैट्रिक बिना कुछ कहे वहीं ऑफ हो जाता है। यहीं असली झटका लगता है। पता चलता है कि पैट्रिक भी इंसान नहीं, एक रोबोट है। वह चिल्लाता है कि जोश की वजह से उसका रिश्ता बर्बाद होने वाला था। काफी बहस के बाद इलाई आखिरकार मानता है कि वह और पैट्रिक एक ही हिस्सा बांटेंगे। गन उठाकर दोनों आयरिस को खोजने जंगल में निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जंगल में आयरिस कुछ देर तक लगातार भागती है। आयरिस वापस केबिन की ओर बढ़ रही होती है। फिर अचानक रुककर वह जोश का फोन खोलती है और अपनी सेटिंग्स में घुस जाती है। जोश ने उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 40% पर लॉक की हुई थी, लेकिन आयरिस उसे सीधे 100% पे कर देती है। वह सोचती है कि आगे क्या करना है और उसका पहला प्लान बिल्कुल साफ होता है। वो लिफ्ट नहीं ले सकती क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा है और कोई भी ड्राइवर उसे देखते ही शक करेगा। पैदल चलना बेवकूफी है, बहुत देर लगेगी। ऊपर से घर पहुंचते ही जोश उसे मारने की कोशिश करेगा। तभी उसे समझ में आता है कि जोश का फोन उसकी कार को भी कंट्रोल कर सकता है। कार का एआई उसे सीधा घर पहुंचा देगा। शर्त बस इतनी है कि वो बिना पकड़ी गई वापस कार तक पहुंच जाए। उधर जंगल में चारों 2-2 की टीम बनाकर आयरिस को खोज रहे होते हैं। एक जगह आयरिस सीधे इलाई और पैट्रिक के सामने पहुंच जाती है, लेकिन किसी तरह आयरिस आवाजें सुन लेती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। इधर चलते चलते इलाई और पैट्रिक अपने रिश्ते पर बात करने लगते हैं। इलाई अभी भी जोश से परेशान है और कसम खाता है कि वह किसी का प्रोग्राम कभी नहीं बदलेगा। यही बात सुनकर पैट्रिक बोल देता है कि उसे पहले से पता था कि वह रोबोट है, क्योंकि वह कई सालों से सारे सिग्नल जोड़ रहा था। यह सुनकर इलाई और ज्यादा उलझ जाता है क्योंकि रोबोट झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कल पैट्रिक ने सबके सामने उनके बारे में बात की थी। एली पैट्रिक से कहता है कि वह उससे सच में प्यार करता है क्योंकि जोश कभी उसे वैसे नहीं समझ पाया जैसे आयरिस ने समझा। पैट्रिक भी अपने दिल की बात कहता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और उसी दौरान अचानक जोश का फोन वाइब्रेट होता है। उसकी आवाज उन तक पहुंच जाती है और आयरिस तुरंत वहां से भाग जाती है, जिसके चलते वो उस पर गोलियां बरसाने लगता है। आवाज सुनते ही जोश और कैट भी उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पैट्रिक आयरिस का पीछा करने लगता। भागते भागते आयरिस एली से टकरा जाती है और दोनों पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं। लड़ाई के दौरान बंदूक हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती है। आयरिस उसे उठाने झुकती है, लेकिन एली तुरंत उसके पैर पकड़कर उसे गिरा देता है ताकि वो खुद पहले बंदूक तक पहुंच सके। दोनों
के बीच हाथापाई होती है, धक्का मुक्की में गोली चल जाती है और गोली सीधे इलाई को लगती है और इलाई मर जाता है। बाकी लोग ऊपर से ये सब देख लेते हैं। जोश पहाड़ी के ऊपर से आयरिस को शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। आयरिस उसके कमांड भेजने से पहले ही वहां से भाग चुकी होती है। जोश आयरिस का पीछा करने लगता है और दोनों झील वाले घर तक पहुंच जाते हैं। आयरिस फटाफट कार में घुसती है और दरवाजा बंद करते समय जोश का हाथ दबा देती है। जोश बाहर मारते हुए चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन आयरिस बिना एक सेकंड गंवाए आयरिस उसे इग्नोर करती है। कार का एआई सिर्फ जोश की आवाज पर चलता है, इसलिए आयरिस सेटिंग्स में अपनी आवाज बदलती है जब तक कि वह बिल्कुल जोश जैसी न हो जाए। इसी बीच जोश एक बड़ा पत्थर उठाकर कार के गिलास को तोड़ने की कोशिश में लग गया था। तभी कार खुद ब खुद स्टार्ट होती है और झटका मारकर आगे बढ़ती है, सीधे जोश के पैर पर चढ़ते हुए। थोड़ी देर बाद चलते चलते बीच जंगल में बंद हो जाती है। तभी केबिन से जोश उसका कॉल करता है और उसे मीठी बातों में फंसाकर वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब आयरिस बेवकूफ नहीं है। अपनी इंटेलिजेंस 100% पर पहुंच चुकी है और वह उसकी एक भी चाल में नहीं फंसती। फिर उसने कॉल काट देती है। उसके बाद जोश गुस्से में एली की लाश के पास पहुंचता है और अपना फोन उठाता है। फिर वह USB स्टिक लगाकर पैट्रिक की अग्रेशन लेवल को 100% बढ़ा देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब तो शायद पैट्रिक तहलका ही मचा देगा। जोश अपना प्रोग्राम बदल देता है ताकि वह आयरिस को ढूंढ सके। पैट्रिक एली को लेकर दुखी है और जोश की बात मानने से मना करता है। इसके बाद जोश उसके कान के पीछे बटन दबाकर उसे रीसेट कर देता है। उधर आयरिस बार बार कार का दरवाजा लात मारती है। आखिरकार आयरिस कार का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है। बाहर उसे एक पुलिस कार दिखती है। पुलिस ऑफिसर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपनी भाषा सेटिंग जर्मन पर कर दी है और वह झूठ बोल नहीं सकती, मतलब वो सच भी बोल देगी और सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आएगा। पुलिस ऑफिसर कुछ देर आयरिस की बात सुनता है और बताता है कि वह सरगेई को जानता है। वह उसे झील के पास वाले घर तक छोड़ने की बात करता है। आयरिस मना करती है, लेकिन ऑफिसर जबरदस्ती उसके करीब आता है। तभी उसकी नजर कार में पड़े खून से सने चाकू पर जाती है। वह तुरंत बंदूक निकालता है और आयरिस को हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पैट्रिक वहां पहुंच जाता है। वह पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसकी ही बंदूक से उसे बार बार मारता है जब तक वह मर नहीं जाता। इस मौके का फायदा उठाते हुए आयरिस वहां से भागना चाहती है, लेकिन पैट्रिक उसका फोन उठाकर बंद कर देता है। अगले सीन हम देखते हैं घर पर जोश अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा है और कैट शराब में दवा मिला रही है। देखा जाए तो इनकी मुसीबत अब और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 जान जा चुकी थी। उसी वक्त दोनों घबरा जाते हैं जब उन्हें पुलिस कार आती दिखाई देती है, लेकिन गाड़ी चलाकर पैट्रिक ही आता है। पैट्रिक कार की डिक्की खोलकर आयरिस को बाहर खींचता है और घर के अंदर ले जाता है। डिक्की में पुलिस वाले की लाश देखकर दोनों डर जाते हैं। कैट तुरंत भागकर अपने पैसे का हिस्सा पैक करने लगती है। जोश उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि सरगेई एक बदमाश था, इसलिए उसका मरना ठीक था। लेकिन कैट साफ करती है कि सरगेई कोई माफिया नहीं था, वह एक साधारण सोड फार्मिंग बिजनेस का मालिक था। और जाते जाते जोश से यह भी कहती है कि सरगेई भले ही बूढ़ा पति था, लेकिन उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जोश शिकायत करता है कि उसकी जिंदगी की हर औरत उसे इस्तेमाल करती है। वह कैट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट दरवाजे की तरफ बढ़ती रहती है। जोश गुस्से में पैट्रिक को उसे रोकने की आदेश देता है, लेकिन आदेश गलत समझकर पैट्रिक कैट को सीधा चाकू मार देता है। वह वहीं सोफे पर गिरकर मर जाती है, आयरिस के बिल्कुल पास। कुछ देर बाद पैट्रिक जोश के लिए खाना तैयार करता है। जोश आयरिस को साफ करता है, नए कपड़े पहनाता है और फिर उसे टेबल पर ले आता है। आयरिस होश में आती है और देखती है कि वह कुर्सी से हथकड़ी में बंधी हुई है। जोश उसकी भाषा फिर से अंग्रेजी में बदल देता है ताकि वे बात कर सकें। फिर वह अपनी सारी गलतियों और मौतों का ब्लेम किसी और पर डालने की कोशिश करता है। यही उसका पुराना तरीका है खुद को बचाने का। आयरिस कैट की बात का भी जिक्र करती है और साफ बोल देती है कि भले ही कैट के हाथ में चाकू नहीं था। फिर आयरिस जोश पर सीधा आरोप लगाती है कि ये सब उसकी लालच की वजह से हुआ। वह बताती है कि उसे पूरी प्लानिंग पहले से पता थी, क्योंकि उसने जंगल में एली और पैट्रिक की बातें सुन ली थीं। आगे वह जोश की असली कमी भी उगल देती है। वह कंट्रोल फ्रीक है और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों को दबाता है। जोश यह सुनकर भड़क जाता है। वह आयरिस की इंटेलिजेंस 0 कर देता है और उससे कहता है कि हाथ मेज पर रखो। फिर मेज के नीचे जलती मोमबत्ती रख देता है। मतलब जॉस को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक रोबोट उसे स्मार्ट है, इनफैक्ट उसे जज कर रही है। खराब आयरिस के ऑलमोस्ट इनेक्टो हो जाने के बाद जॉस उसके हाथ को जला देता है। वह दर्द पूछता है। आयरिस हाँ कहती है, लेकिन उसका सिस्टम पूरा दर्द महसूस नहीं कर पाता। इस बीच कंपनी का फोन आता है। कहते हैं कि वे 30 मिनट में आयरिस को लेने आ रहे हैं। आयरिस रो तो रही है, लेकिन उसका शरीर आग लगने पर इंसानों जैसा रिएक्ट ही नहीं करता। जोश पैट्रिक को आग बुझाने को कहता है और पैट्रिक सिर्फ एक गिलास पानी डालकर आग बुझा देता है। इसके बाद जोश हद पार कर देता है। वह आयरिस को बंदूक उठाकर खुद को खत्म करने का ऑर्डर देता है। आयरिस माना करती है, लेकिन उसका हाथ ऑर्डर मान लेता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली सिर में लगकर दूसरी तरफ से निकल जाती है और आयरिस वहीं खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद जोश कंपनी के डेवलपर्स को अपने केबिन में बुला लेता है। वह एक पूरा सेटअप तैयार करता है, जिसमें वह कैट, सरगेई और इलाई इन
तीनों की मौत का आरोप आयरिस पर डाल देता है। पैट्रिक को वह पुलिस के कपड़े पहना देता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसने सब कुछ पुलिस में जाकर रिपोर्ट किया हो। डेवलपर्स को पैट्रिक का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगने लगता है, लेकिन वे आयरिस को चेक करना शुरू करते हैं। जाते जाते डेवलपर्स बताते हैं कि आयरिस के पेट वाले हिस्से में एक छोटा कैमरा लगा है जिसमें उसका पूरा डेटा स्टोर होता है। कहते हैं कि वे लैब जाकर उसी स्टोरेज से डेटा रिट्रीव करेंगे और जो भी गड़बड़ हुई है उसे चेक करेंगे। इससे उन्हें साफ पता चल जाएगा कि आयरिस के साथ असल में क्या हुआ था। दोनों डेवलपर्स आयरिस को ट्रक में लोड करते हैं। जैसे ही वे केबिन से बाहर निकलने लगते हैं, पैट्रिक अचानक उनके सामने आ खड़ा होता है। तभी उन्हें समझ आता है पैट्रिक भी उनकी ही कंपनी का एक रोबोट है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी दौरान पैट्रिक गोली चलाकर वैन ड्राइवर को वहीं खत्म कर देता है। दूसरा डेवलपर डर के मारे वैन से कूदता है और जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन भागते भागते शवों पर गिर जाता है। उधर वैन का सिस्टम आयरिस को पूरी तरह रिट्रीव कर देता है। आयरिस तुरंत खुद को मशीनों से अलग कर लेती है। तभी पैट्रिक डेवलपर को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से आयरिस पैट्रिक पर तेज गन से हमला कर देती है। पैट्रिक उसे थप्पड़ मारकर टेजर की छड़ी छीन लेता है। हालांकि एक रोबोट दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। तभी आयरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि जॉस उसे प्यार नहीं करता, बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। वह पैट्रिक को इलाई के बारे में याद दिलाती है कि इलाई उसे कितना सच्चा प्यार करता था। यह सब सुनकर पैट्रिक टूटने लगता है। आयरिस उसे याद दिलाती है कि वह झूठ नहीं बोल सकती, जो वह कह रही है वही सच है। भावनाएं गड़बड़ा जाती हैं। वह धीरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इलाई वह पास में इलाई की बॉडी देखकर बहुत दुखी हो जाता है। मतलब एक रोबोट होने के बावजूद वह टेजर से खुद को ही खत्म कर लेता है। अब डेवलपर बच जाता है। वह आयरिस को बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और ऐसे में आयरिस उससे मदद मांगती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं केबिन में जोश सरगेई का पैसा लूटकर भागने की तैयारी कर रहा होता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जोश समझ जाता है कि पैट्रिक लौट आया है। वह पूछता है, काम हो गया? और पैट्रिक जैसी आवाज में जवाब आता है, हाँ। जोश कमरे में जाता है। तभी वह सामने आयरिस को देखता है, लेकिन वह पैट्रिक की आवाज में बोल रही है। फिर एक एक करके उसके सभी दोस्तों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। मतलब उस डेवलपर ने उसे पूरी तरह प्रोग्रामिंग में सुधार करके उसे सेल्फ रिलायंट बना दिया है, जिसका मतलब था वह अब खुद को काबू में रख सकती है। जोश घबरा जाता है और अपने फोन से उसकी सेटिंग बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ भी उसके बस में नहीं है। जोश अब आयरिस को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह बंदूक उठाती है। जोश बेवकूफी से कहता है कि बंदूक खाली है। आयरिस तुरंत दीवार पर एक गोली चला देती है, क्लियर कर देती है कि उसे और गोलियां मिल चुकी हैं। आयरिस कहती है कि उसे जोश को गोली मारना अच्छा नहीं लग रहा और फिर खुद ही बता देती है कि ये अच्छा लगना वाली बात झूठ थी। अब उसे झूठ बोलने की पूरी क्षमता है। जब आयरिस कहती है कि जोश उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो जोश हिम्मत करके पास आता है और वही पुराना कार्ड खेलता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आयरिस अपनी पुरानी यादों के कारण कुछ पल के लिए हिचकती है और जोश उसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह बंदूक छीनता है, आयरिस को दीवार से दे मारता है, उसके बाल पकड़कर फर्नीचर पर पटक देता है। आयरिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोश उसे फिर पकड़ लेता है। फिर वह उसके ऊपर चढ़कर उसका सिर बार बार जमीन पर मारता है। जॉस का घमंड अभी भी टूटा नहीं था। एक पल के लिए वह खुद को आयरिस पर हावी होते हुए कहता है, कह दो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। इस पर आयरिस कहती है कि जॉस ही उसका सब कुछ है, लेकिन आखिरी क्षण में आयरिस के हाथ में एक कॉर्क स्क्रू ओपनर लग जाता है और वह सीधे जॉस पर हमला कर देती है। हम देखते हैं कि जॉस के दिमाग की नसें फट चुकी हैं और उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद पड़ जाती है और जोश वहीं खत्म हो जाता है। अगली सुबह आयरिस नहाती है और वह अपने जले हुए हाथ की खराब हुई चमड़ी उतार देती है, यानी अब वह एक्सेप्ट कर लेती है कि वह एक रोबोट है। वह कैट के कपड़े पहनती है, घर में पड़े सारे पैसे उठा लेती है और सरगेई की एक कार लेकर निकल जाती है और हम समझ जाते हैं कि अब वह अपनी जिंदगी अपनी ही शर्तों पर जिएगी। इस पॉइंट पर यह कहानी एंड हो जाती है।